खाना खाकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। रोहनका कमरे में आकर अपने कपड़े चेंज करके बालकनी में अपनी पसंदीदा जगह पर बैठती है तो एकांश भी उसके बगल में झूले पर बैठते हुए कहता है, क्या सोच रही है? रोहनका उसे देखकर कहती है, यही कितना समय बीत गया ना। कहाँ मुझे लगता था मेरे अतीत को जानने के बाद कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर फिर मुझे आप मिले जिसने मेरा नज़रिया ही बदल दिया। सच कहूँ तो आपका जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। एकांश जी, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। थैंक यू सो मच। यह सब कहते उसकी आंखों में नमी आ गई थी। एकांश उसके आंसू पोंछकर कहता है, लगता है प्रेगनेंसी के हार्मोन्स ने अपना काम शुरू कर दिया है, इसलिए आप इतना ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं। और रही बात थैंक यू की, तो हमारा रिश्ता थैंक यू के मोहताज नहीं है। हमारे रिश्ते में सिर्फ प्यार, रिस्पेक्ट और भरोसा होना चाहिए। इसमें थैंक यू की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप मेरी ज़िंदगी हैं, मेरी जान है। तो अगर आपको मैं खुश नहीं रखूँगा या आपके सपने पूरे नहीं करूँगा तो किसके करूँगा? इसलिए ये सब मत सोचिए, समझी? रूहान का उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाकर उसके कंधे पर अपना सिर टिका लेती है तो एकांश उसके बाल सहलाते हुए कहता है, अच्छा, आपको बेबी बॉय चाहिए या गर्ल? रूहान का मुस्कुराकर उसे देखकर कहती है, बेबी बॉय, बिल्कुल आप जैसा समझदार, शांत और सुलझा हुआ। एकांश कहता है, पर मुझे तो बेबी गर्ल चाहिए, आप जैसी मासूम, प्यारी सी और खूबसूरत सी। रोहानिका कहती है, नहीं, मुझे बेबी बॉय ही चाहिए और देखिएगा बेबी बॉय ही होगा। एकांश उसे चैलेंज करते हुए कहता है, ठीक है, देखते हैं। वैसे मुझे पूरा यकीन है कि होगी तो मेरी प्यारी सी प्रिंसेस। रूहानिका भी उसे चैलेंज करते हुए कहती है, लेट्स सी। एकांश उठते हुए कहता है, अब चलिए चलकर सो जाते हैं, ज़्यादा देर तक आपका जागना सही नहीं है। रूहानिका मुंह बनाकर उठते हुए कहती है, अब हम अपना पसंदीदा समय भी नहीं गुजार पाएंगे क्योंकि आपके रोज जो शुरू हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर एकांश उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। रूहानिका मुंह बनाकर एकांश की तरफ पीट करके लेट जाती है तो एकांश नाम में सिर हिलाकर रूहानिका के बगल में लेटते हुए उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसके पेट पर हाथ रखकर उसे हल्के से अपने करीब खींचता है तो रूहानिका सिहर कर अपने जज्बातों को काबू करते हुए नकली नाराजगी से कहती है, अब सोने क्यों नहीं दे रहे आप? एकांश उसके कान में फुसफुसाकर कहता है, क्योंकि बिना गुड नाइट किस के तो मैं आपको सोने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो रूहानिका का चेहरा अपने तरफ करके उसके माथे को चूमकर उसके पेट को हल्के से सहलाकर कहता है, गुड नाइट रू, गुड नाइट प्रिंसेस। रूहानिका मुस्कुराकर उसकी तरफ मुड़कर उसके सीने पर हल्के से किस करते हुए धीरे से कहती है, गुड नाइट एकांश जी। एकांश मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। दिन बीत रहे थे, देखते ही देखते रूहानिका का तीसरा महीना भी शुरू हो जाता है। अब उसे काफ़ी मूड स्विंग होने लगे थे, जिसे एकांश ही झेलता था। कई बार रोहनिका आधी रात में उठकर अजीब अजीब डिमांड करती, जिसे एकांश को पूरा करना ही पड़ता। रोहनिका को अक्सर वोमिटिंग और अजीब सा लगता रहता था, जिस वजह से वो जल्दी कुछ खाती भी नहीं थी। बस अगर कुछ खाती थी तो एकांश के हाथ से बना खाना खाती थी, उसके अलावा वो कुछ नहीं खाती थी। इसलिए एकांश सुबह उठकर रोज पहले रोहनिका को ब्रेकफास्ट और लंच बनाता, फिर ऑफिस जाता और शाम को जल्दी घर आकर रोहनिका के लिए शाम का नाश्ता और रात का डिनर भी बनाता। एकांश को इन सब से कोई दिक्कत नहीं थी। वो तो रोहनिका की सारी ख्वाहिशों को पूरा करने को तैयार था। वहीं रियांश और नंदनी ने अब शादी करने का फैसला ले लिया था, जिस वजह से 6 महीने बाद उनकी शादी की डेट निकली थी, जिसे सुनकर रोहनिका काफ़ी उदास थी। सब हॉल में एकत्रित रियांश और नंदनी की शादी की डेट डिसाइड कर रहे थे। रोहनिका उदासी से कहती है, रियांश, मैं तो तुम्हारी शादी में डांस भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस वक्त मेरी डिलीवरी का मंथ चलेगा। तुम बाद में शादी कर लेना। रियांश हड़बड़ाकर रोहनिका के कान में कहता है, अरे भाभी प्लीज ना, आप शिव की शादी में डांस कर लेना। मेरी शादी अब और नहीं मैं टाल सकता। ऑलरेडी नन्ही के बिना रहना इतना मुश्किल लग रहा है। प्लीज आप ऐसा मत बोलो, वरना ये सब मेरी शादी पोस्टपोन कर देंगे। रोहनिका उसकी बात सुनकर उसे देखती है तो रियांश मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है, प्लीज भाभी। रूहानिका एक गहरी सांस छोड़कर कहती है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी की डेट से। सावित्री जी सिद्धार्थ जी को कॉल करके उनसे शादी के बारे में बात करने लगती हैं
तो पूजा जी और स्वर्णा जी उठकर किचन में चली जाती हैं। वहीं एकांश मोनिका को लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में आकर एकांश मोनिका को बालकनी में झूले पर बैठाकर खुद उसकी बगल में बैठते हुए कहता है, हाँ तो कोई उदास है? रोहानिका उसे देखकर कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एकांश उसका चेहरा गौर से देखकर कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है कैसी बात है कैसी नहीं। रू डोंट वरी, आप सिप की शादी में डांस कर लेना, फिर उसकी शादी में हम दोनों मिलकर एक कपल डांस भी करेंगे और देखना सब हमारी परफॉर्मेंस देखकर ना जेलस हो जाएंगे। रुहानिका उसकी बात सुनकर अपनी आंखों में चमक लाकर कहती है, पर हम रियाज की शादी में कुछ स्पेशल तो करेंगे ना? एकांश मुस्कुराकर कहता है, क्यों नहीं, जरूर करेंगे। रुहानिका उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है तो एकांश उसका माथा चूमकर उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, आपके चेहरे पर वो परेशानी और उदासी वाली लकीरें अच्छी नहीं लगती। आपके चेहरे पर तो सिर्फ खुशी और चमक अच्छी लगती है। रुहानिका उसकी बात पर मुस्कुराकर रह जाती है। फिर अचानक ही उससे अलग होकर अपने होठों पर जीभ फिराते हुए कहती है, मुझे ना इमली के साथ वनीला आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। एकांश उसकी अजीब डिमांड सुनकर अपनी नाक सिकोड़कर कहता है, रू, इमली के साथ वनीला आइसक्रीम कौन खाता है? रुहानिका उसे आंखें दिखाकर कहती है, मैं। अब जाइए, जाकर लेकर आइए मेरे लिए, वरना आज मैं आपको अपने पास कमरे में नहीं सोने दूंगी। उसकी बात सुनकर एकांश घबराकर कहता है, नहीं आप यहीं रुकिए, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर एकांश वहां से चला जाता है। रुहानिका वहां बैठकर अपने बेबी से बातें करते हुए कहती है, देखा आपने, आपके पापा कितने अच्छे हैं, मेरी सारी बातें मानते हैं, पर उनको मनाने के लिए ना बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं। कोई नहीं, आप जब बाहर आओगे ना, तब हम दोनों मिलकर पापा से खूब सारी डिमांड्स करेंगे और उन्हें परेशान करेंगे। इतना कहकर वो हंस देती है। वहीं आकाश नीचे से इमली और आइसक्रीम लेकर ऊपर आता है और रुहानिका को देता है। तो रुहानिका मुंह बनाकर कहती है, अब मुझे यह नहीं खाना, आप मेरे लिए कच्ची कैरी ले आइए, बड़ा खाने का मन हो रहा है मेरा। उसकी बात सुनकर एकांश अफसोस से नामे से हिलाकर कमरे से बाहर जाते हुए खुद से कहता है, पता नहीं इनका मूड इतनी जल्दी कैसे बदल जाता है। कुछ देर बाद एकांश रुहानिका के लिए कच्ची कैरी लेकर आता है तो रुहानिका खुशी से उसके हाथ से कच्ची कैरी लेकर खाने लगती है। वहीं एकांश उसे बच्चों जैसे खाते देखकर मुस्कुरा देता है। कच्ची कैरी खाने के बाद एकांश रुहानिका का मुंह साफ करते हुए कहता है, चलिए अब चलकर रेस्ट कर लेते हैं, कल सुबह अल्ट्रासाउंड के लिए भी तो जाना है। रुहानिका उठकर उसके साथ कमरे में जाती है। फिर रुहानिका अपना हाथ धोकर आती है और बेड पर लेट जाती है तो एकांश उसे कंबल से ढककर उसकी बगल में लेट जाता है। तो रुहानिका उसके सीने पर सिर रखकर कहती है, गुड नाइट एकांश जी। एकांश रुहानिका का सिर चूमते हुए कहता है, गुड नाइट रूह। फिर रुहानिका के पेट पर हाथ रखकर, गुड नाइट प्रिंसेस। रुहानिका और एकांश नींद के आगोश में चले जाते हैं। अगले दिन रुहानिका और एकांश सुबह जल्दी उठकर अल्ट्रासाउंड के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर रुहानिका के पेट पर जेल लगाकर मशीन घुमाते हुए एकांश और रुहानिका को मॉनिटर पर देखने को कहते हैं। अचानक डॉक्टर ध्यान से मॉनिटर देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, अरे ये तो ट्विंस है। फिर मॉनिटर की तरफ इशारा करके, ये देखिए ट्विंस है। एकांश और रुहानिका नम आंखों से उन दोनों डॉट्स को देखते हैं जो मॉनिटर में दिख रहे थे। डॉक्टर उठकर बाहर चली जाती है उन्हें प्राइवेसी देने के लिए। तो एकांश रुहानिका के पास बैठते हुए कांपते होठों से रुहानिका से कहता है, रूह देखिए हमारे बच्चे। रुहानिका नम आंखों से मुस्कुराकर कहती है, हाँ एकांश जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा ट्विंस है। एकांश रुहानिका का माथा चूमकर कहता है, थैंक यू सो मच रूह, मुझे इतने प्यारे और अनमोल तोहफे देने के लिए। रुहानिका मुंह बनाकर कहती है, भूल गए, आपने कहा था ना हमारे रिश्ते में थैंक यू की कोई जगह नहीं है, फिर भी आप कह रहे हैं। एकांश मुस्कुराकर कहता है, सॉरी मैं भूल गया था। रुहानिका खुशी से कहती है, सब कितने खुश होंगे ना ट्विंस के बारे में जानकर। एकांश मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। फिर रुहानिका और एकांश डॉक्टर से मिलकर कुछ बातचीत करने के बाद घर के लिए निकल जाते हैं। राठौर मेंशन में सब बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। तभी एकांश और रुहानिका घर आकर सबको ट्विंस के होने की खबर बताते हैं तो सब खुशी से झूम उठते हैं। दिन बीत रहे थे, सब हंसी खुशी रुहानिका का ख्याल रख रहे थे। सबने रुहानिका को हाथों हाथ ले रखा था, उसके कहने के अनुसार ही सब कुछ करते थे।
रूहानिका बहुत खुश थी सबके प्यार और केयर देखकर। देखते ही देखते रूहानिका का छठा महीना शुरू हो गया था। अब अक्सर उसके पैरों में सूजन होती थी। अक्सर उसे बैठने उठने में दिक्कत होती थी। क्योंकि ट्विंस थे तो उसे काफ़ी परेशानी हो रही थी। पर इन सब में एकांश ने उसका एक बार भी साथ नहीं छोड़ा। वो साई की तरह हर वक्त रूहानिका के साथ रहता था। यहाँ तक कि उसने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था। वो बहुत ही कम ऑफिस जाता था या कुछ ज़रूरी होने पर ही ऑफिस जाता था। ऐसे ही एक दिन रूहानिका मिरर के सामने खड़ी अपने पेट को देख रही थी। तभी एकांश बाथरूम से बाहर आता है तो रूहानिका को अपना पेट देखते देखकर उसके पास जाकर उसे पीछे से बाहों में भरते हुए कहता है, हाँ क्या कर रही है मेरी प्रिंसेस की मम्मा। रूहानिका अपने और उसके अक्स को देखते हुए मुस्कुराकर कहती है, बस हमारे बच्चों को महसूस कर रही थी। देखिए अब मेरा पेट निकलने लगा है। मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा कब दोनों हमारी गोद में आएंगे। एकांश उसे टोकते हुए कहता है, आएंगे नहीं, आएंगी, प्रिंसेस आएगी। रूहानिका मुंह बनाकर कहती है, नहीं मुझे तो आप जैसे प्यारे प्यारे गोलू मोलू बेबी बॉयज चाहिए। एकांश अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, मैं कहाँ से आपको गोलू मोलू दिखता हूँ। रूहानिका उसकी तरफ मुड़कर उसके गाल खींचते हुए कहती है, ये देखिए कितने गोलू मोलू गाल हैं आपके, इसलिए तो आप इतने क्यूट लगते हैं मेरे प्यारे क्यूट से एकांश जी। एकांश चिढ़कर कहता है, रू मैं क्यूट नहीं हैंडसम हूँ। रूहानिका हंसते हुए कहती है, हाँ वो तो मुझे पता है। एकांश उसे कमर से खींचकर अपने करीब करते हुए कहता है, कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है ना आपको, रुकिए अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो रूहानिका के चेहरे की तरफ बढ़ने लगता है जिससे रूहानिका की हंसी गायब हो जाती है और वो हड़बड़ाकर कहती है, तो मैं तो बस ऐसे ही। एकांश अपनी मुस्कान छिपाते हुए गंभीरता से कहता है, नहीं रुकिए अभी बताता हूँ मैं आपको। रूहानिका घबराकर उसे देखती है तो एकांश आगे बढ़कर रूहानिका के गाल चूमकर कहता है, बस ऐसे ही हंसती रहा करिए, आप बहुत प्यारी लगती हैं आप। रूहानिका उसकी बात सुनकर हल्की नाराजगी से कहती है, मुझे लगा आप गुस्सा हो गए शायद, हर वक्त आप मजाक करते रहते हो, जाइए मुझे आपसे बात नहीं करनी। इतना कहकर रूहानिका एकांश की पकड़ से अलग होने लगती है। फिर एकांश उस पर अपनी पकड़ कसते हुए उसकी नाक को अपनी नाक से टकरा कर कहता है, मेरी रूह आजकल कुछ जल्दी ही गुस्सा नहीं हो जाती है। हाँ अच्छा बाबा सॉरी, अब से ऐसा मजाक नहीं करूँगा। रूहानिका मुंह बनाकर कहती है, तब भी तो आप करते हो, हर बार आप यही कहते हो, तो फिर भी आप ऐसा मजाक करते हो। एकांश अपने कान पकड़कर कहता है, सॉरी रूह प्लीज मुझे माफ़ कर दीजिए। रूहानिका उसका हाथ नीचे करके हंसते हुए कहती है, इट्स ओके, वैसे आप कान पकड़े हुए काफ़ी क्यूट लग रहे थे। एकांश उसकी बात सुनकर उसे घूरता है, फिर हंसते उसे अपने सीने से लगा लेता है। उसका एक हाथ रूहानिका की पीठ पर था तो दूसरा हाथ रूहानिका के पेट पर। तभी अचानक रूहानिका और एकांश को कुछ महसूस होता है तो रूहानिका हैरानी से उससे अलग होकर कहती है, आपने कुछ महसूस किया। एकांश ने अचानक कुछ सोचते हुए हकलाते हुए कहा, क्या ये फर्स्ट किक थी। रूहानिका खुशी से कहती है, हाँ एकांश जी। फिर अपने पेट पर हाथ रखकर, बेबीज आपने फर्स्ट किक की ना, एक बार फिर से करोगे ना प्लीज। पर इस बार बेबीज किक नहीं करते तो रानका उदासी से मुंह बनाकर एकांश को देखती है। वहीं एकांश की आंखें नम हो चुकी थीं। वो आगे बढ़कर झुककर घुटनों के बल बैठकर रुहानका के पेट पर हाथ रखकर कहता है, मेरी प्रिंसेस की पहली किक। पापा आपका वेट कर रहे हैं प्रिंसेस, आप दोनों जल्दी से बाहर आओ, फिर पापा आप दोनों को खूब सारा प्यार करेंगे। इतना कहकर वो रुहानका के पेट को अपने होठों से छू लेता है जिससे बेबीज इस बार फिर से किक करते हैं। किक महसूस करते ही रूहानिका मुंह बनाकर कहती है, ये कौन सी बात है, अभी मैंने कहा तो दोबारा किक नहीं की और आपके ना कहने के बावजूद कर दी। एकांश उठकर रूहानिका को देखकर मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि वो दोनों प्रिंसेस हैं, मैंने कहा था ना। सी दोनों कितना प्यार करती हैं मुझसे। रूहानिका मायूसी से कहती है, और मुझसे नहीं करती, आप भी उनसे प्यार करते हो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। एकांश उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर कहता है, किसने कहा कोई आपसे प्यार नहीं करता। अरे मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू सो मच, और हमारी प्रिंसेस से पहले मेरे लिए हमेशा उनकी मम्मा रहेंगी, क्योंकि अगर वो नहीं होती तो हमारी प्रिंसेस भी नहीं होती। रूहानिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर
उसके गले लग जाती है तो एकांश उसके बाल सहलाने लगता है। रूहानिका की प्रेगनेंसी काफ़ी अच्छे से कट रही थी। वो खुश थी सबके साथ। अब तो एकांश हर वक्त बच्चों से बात करता था और बच्चे उससे बात करने पर रिएक्ट भी करते थे, जबकि रूहानिका के बात करने पर उतना रिस्पॉन्स नहीं देते थे, जिससे रूहानिका कभी कभी चिढ़ जाती थी, पर एकांश उसे संभाल लेता था। ऐसे ही एक दिन रूहानिका कमरे में बैठी आराम कर रही थी, क्योंकि उसके पैरों में काफ़ी सूजन आ गई थी और दर्द हो रहा था। तभी एकांश कुछ पोस्टर लेकर कमरे में आता है और दीवार पर लगाने लगता है। रूहानिका हैरानी से कहती है, ये सब क्या है एकांश जी? एकांश सारे पोस्टर लगाकर रूहानिका के पास बैठते हुए उसके हाथ अपने हाथ में लेकर कहता है, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे इन जैसे क्यूट हों। जब सुबह उठकर रोज़ सुबह आपको इन सब की फ़ोटोज़ दिखेंगी ना, तो हमारे बेबीज़ इन पर जाएंगे और बिल्कुल क्यूट होंगी इनकी तरह। रूहानिका मुस्कुराकर कहती है, फिर तो आपको अपनी फ़ोटोज़ ज़्यादा लगानी चाहिए, क्योंकि मुझे तो आप जैसी क्यूट बेबीज़ चाहिए। एकांश मुंह बनाकर कहता है, मैं क्यूट नहीं हूँ रूह, प्लीज़ आप बार बार मुझे ये मत कहा करिए। रूहानिका शरारत से कहती है, मैं तो कहूँगी। उसने इतना कहा ही था कि अचानक उसे किक महसूस होती है, जिससे रूहानिका आह करते हुए अपने पेट पर हाथ रखती है। एकांश घबराकर रूहानिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दर्द हो रहा है क्या? क्या हुआ? कुछ बोलिए ना रूहानिका। रूहानिका मुंह बनाकर कहती है, आपकी प्रिंसेस को पसंद नहीं आया मेरा आपको छेड़ना, इसलिए मुझे किक मार रही है। मतलब ये तो अभी से आपकी साइड हो गई। एकांश एक राहत की सांस लेकर कहता है, थैंक गॉड यही बात थी, वरना मुझे लगा क्या हुआ। रूहानिका उसे घूरते हुए कहती है, यह नॉर्मल बात है आपके लिए। यहाँ ये आपकी साइड है, मतलब मेरी साइड तो कोई है ही नहीं, इसलिए मैं बेबी बॉय चाहती थी। एकांश उसे गले लगाते हुए कहता है, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? हमारी दूसरी बेटी आपकी साइड ही होगी पक्का। रूहानिका मुस्कुराकर कहती है, सच्ची ना? एकांश उसका सिर चूमते हुए कहता है, हाँ बाबा सच्ची। तभी एकांश की नज़र रूहानिका के पैर पर पड़ती है, जो कि काफ़ी सूजे हुए थे। उन्हें देखकर एकांश रूहानिका से अलग होकर उसे बैठने का कहकर कमरे से बाहर चला जाता है। रूहानिका उसके आने का इंतजार करने लगती है। कुछ समय बाद एकांश एक बाउल लेकर आता है और रूहानिका के पैर के पास बैठकर उसके पैर में तेल लगाते हुए मसाज करने लगता है। रूहानिका सुकून से अपनी आंखें मूंद कर लेट जाती है और कुछ ही देर में नींद के आगोश में चली जाती है। एकांश रूहानिका को ऐसे देखकर तेल का बाउल साइड टेबल पर रखकर हाथ धोने चला जाता है। हाथ धोकर एकांश वापस बेडरूम में आता है और रूहानिका को कब्बल उड़ाते हुए उसके माथे को चूमकर लाइट ऑफ करके स्टडी रूम में चला जाता है। दिन गुजर रहे थे। देखते ही देखते रूहानिका की गोद भराई का दिन भी आ जाता है। नन्ही भी आई थी राठौर मेंशन रूहानिका की गोद भराई की रस्म के लिए। गोद भराई में सिर्फ घर के लोग ही थे, क्योंकि रूहानिका सिर्फ घर के लोगों के साथ ही ये खुशी मनाना चाहती थी। आज रूहानिका की गोद भराई थी। सुबह से सब तैयारी में लगे हुए थे। रूहानिका को तैयार करके एकांश नीचे लेकर आता है तो सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। एकांश रूहानिका को झूले पर बैठाता है तो सब एक एक करके उसकी गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। रस्म होने के बाद रियांश कहता है, यह तो बहुत फीकी फीकी सी रस्म लग रही है, थोड़ा गाना बजाना तो होना चाहिए। स्वर्णा जी मुस्कुराकर कहती हैं, क्यों नहीं। पूजा जी रूहानिका के पास जाकर उसके चेहरे को प्यार से छूकर गाती हैं, तेरे सपनों का संसार देख संवरने वाला है, सुना है आसमान से चांद उतरने वाला है। स्वर्णा जी आगे आकर हॉल के बीचों बीच अपने स्टेप्स करते हुए गाती हैं, अपने आंगन में सितारों को सजाए रखना, अपनी गोद में बहारों को बिछाए रखना। पूजा जी भी स्वर्णा जी के पास जाकर डांस करने लगती हैं और दोनों साथ में गाते हैं, हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। स्वर्णा जी रूहानिका के पास बैठकर उसे साइड से लगाकर गाती हैं, गोद में तेरी भरी मिठाई जैसा मीठा होगा वो, गोद में तेरे भरे फलों जैसा रसीला होगा वो। सावित्री जी रूहानिका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे को चूमते हुए गाती हैं, राधे कृष्णा करे तेरा हर सुख सपना सच हो जाए, ऐसी गोद भरे तेरे घर के भाग चमक जाएं। सावित्री जी को गाते देखकर सब हैरान थे, क्योंकि किसी ने आज तक उन्हें गाना गाते नहीं देखा था।
पर फिर सब खुशी से मुस्कुरा देते हैं। तो पूजा जी एकांश के पास जाकर इशारा करते हुए आगे गाती हैं। गोरी तेरे पिया जो तुझसे बड़े ही खुश रहते होंगे, हर पल कदम कदम पे बड़ा ख्याल तेरा रखते होंगे। एकांश पूजा जी के गाने के बोल सुनकर शर्माते हुए अपने बालों में हाथ घुमाने लगता है। वहीं रोहानिका मुस्कुरा देती है तो स्वर्णा जी भी एकांश के पास जाकर मुस्कुराकर आगे गाती हैं। पूजा जी स्वर्णा जी रोहानिका को लाकर बीच में खड़ा करती हैं तो नित्या, रियांश, शिवांश, नन्ही, सावित्री जी पूजा जी रोहानिका के इर्द गिर्द घूमती हुई डांस करने लगती हैं। तो स्वर्णा जी एकांश को भी रोहानिका के बगल में लाकर खड़ा कर देती हैं। फिर सब साथ में उन दोनों रोहानिका और एकांश के इर्द गिर्द घूमते हुए गाते हैं। हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है, हाँ एक नन्हा सा मेहमान आने वाला है। इसके साथ ही गाना खत्म होता है तो सब लोग मुस्कुराकर एकांश और रोहानिका को गले लगा लेते हैं। तभी रियांश कैमरामैन से सबकी फैमिली फ़ोटो क्लिक करने को कहता है। सब लोग आकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सबसे आगे सावित्री जी सोफे पर बैठी थीं। उनके लेफ्ट साइड पर राजवीर जी और स्वर्णा जी थे, तो वहीं उनके राइट साइड पर रणविजय जी और पूजा जी थे। दूसरी रो पर एकांश, रोहानिका, रियांश, नन्ही, शिवांश और नित्या खड़े थे। रियांश सबको बिजी देखकर नन्ही को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए सामने मुस्कुराकर पोज देने लगता है, जिससे नन्ही हैरानी से उसे देखती है। तो रियांश धीरे से कहता है, आई नो मैं बहुत हैंडसम हूँ, पर मुझे बाद में देख लेना, अभी सामने देखो। नन्ही उसकी बात सुनकर झेप कर सामने देखने लगती है। तो रियांश उसे एक नज़र देखकर मुस्कुराता हुआ फिर सामने देखने लगता है। कुछ देर बाद सबकी फ़ोटो क्लिक होने के बाद रियांश एकांश और रोहानिका को प्रेगनेंसी शूट करने को कहता है, जिसे दोनों प्रेगनेंसी शूट करवाते हैं और कई सारी फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं अलग अलग पोजेस में। फ़ोटोज़ खिंचवाने के बाद एकांश लिफ्ट से रोहानिका को रूम में ले जाता है। लिफ्ट एकांश ने रोहानिका की प्रेगनेंसी के टाइम ही लगवाई थी। कमरे में आकर रोहानिका कहती है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है इन कपड़ों में, आप प्लीज़ मेरे लिए नॉर्मल कपड़े निकाल दीजिए, मैं चेंज कर लेती हूँ। एकांश जल्दी से क्लोसेट से रोहानिका के कपड़े लेकर आता है और खुद ही रोहानिका के गहने उतारने लगता है। गहने उतारने के बाद एकांश रोहानिका को कपड़े देकर रूम से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद एकांश रोहानिका के लिए कुछ खाने का लेकर आता है और खुद उसे अपने हाथों से खिलाने लगता है। खाना खाकर रोहानिका थकान की वजह से सो जाती है तो एकांश लाइट्स ऑफ करके रोहानिका को कंबल उड़ाकर वहां से स्टडी रूम में चला जाता है। देखते ही देखते नन्ही और रियांश की शादी का समय भी आ जाता है। आज रियांश और नन्ही की हल्दी की रस्म थी। शादी की सारी रस्में राठौर मेंशन से हो रही थी, पर शादी उदयपुर के बेस्ट होटल से करने का तय हुआ था। नन्ही और उसकी फैमिली राठौर मेंशन में दूसरे साइड रुकी थी, जहां नन्ही की सारी रस्में होनी थी। शादी तक रियांश और नन्ही को मिलने से मना किया गया था, जिस वजह से रियांश काफ़ी बेचैन था, पर फ़ोन पर नन्ही से बात कर लेता था। रियांश की हल्दी की रस्म गार्डन में थी। रियांश को बीचों बीच गार्डन में बैठाया जाता है तो सावित्री जी सबसे पहले आकर रियांश को हल्दी लगाती हैं, जिससे रियांश हल्का सा मुस्कुराकर उनके पैर छूता है तो सावित्री जी उसे आशीर्वाद देकर एक साइड खड़ी हो जाती हैं। स्वर्णा जी और राजवीर जी आगे आकर रियांश को हल्दी लगाते हैं तो रियांश शरारत से राजवीर जी के चेहरे पर हल्दी लगा देता है, जिससे राजवीर जी उसके पूरे चेहरे पर हल्दी लगाते हुए कहते हैं, बेटा बाप हूँ मैं तुम्हारा, उनसे चालाकी नहीं। उनकी बात सुनकर रियांश मुंह बना लेता है। भाई बाकी सब हंसने लगते हैं। रणविजय जी और पूजा जी आकर रियांश को हल्दी लगाते हैं तो रियांश कोई खास रिएक्शन नहीं देता पूजा जी को, क्योंकि अभी उसकी नाराज़गी कम नहीं हुई थी। रियांश बस झुककर उन दोनों के पैर छूता है तो रणविजय जी और पूजा जी उसे आशीर्वाद देती हैं। इन सब में पूजा जी की आंखों में नमी आ जाती है। कहा एक वक्त था जब पूरे घर में उनकी सबसे ज़्यादा रियांश से बनती थी, वो सबसे ज़्यादा प्यार भी उससे करती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में नाराज़गी उनसे देखी नहीं जा रही थी। खैर अब इसमें वो क्या कर सकती थी सिवाय खामोश रहने के। एकांश और रोहानिका आगे आकर रियाज को हल्दी लगाते हैं तो रियाज एकांश की नाक पर हल्की सी हल्दी लगाकर शरारत से मुस्कुराकर कहता है, लीजिए भाई आपको भी हल्दी लगा लेनी चाहिए ताकि आप भी भाभी की तरह एकदम गोरे हो जाएं। उसकी बात सुनकर एकांश उसे घूरता है, फिर शिवांश को कुछ इशारा करता है। इससे पहले कि रियांश को समझ पाता, उसे शिवांश और नित्या हल्दी से नहला देते हैं।
जिससे रियांस गुस्से में उन्हें घूरता है और उनके पीछे भागते हुए कहता है, तुम दोनों को तो मैं बताता हूँ, रुको जरा। उन्हें हल्दी खेलते देखकर रोहनका उदासी से कहती है, इसलिए मैं चाहती थी कि रियांस की शादी बाद में हो, ताकि मैं भी ऐसे सेलिब्रेट कर सकूं सारे फंक्शन। एकांश रोहनका को साइड से गले लगाकर कहता है, इट्स ओके रू, आपने वैसे भी हल्दी लगा दी ना, और फिर शिव की शादी भी तो होगी, उसमें हम खूब मज़े करेंगे। हाँ, रूहान का सिर हिला देती है तो एकांश उसके माथे को चूमकर उसके पेट पर हाथ रख देता है। दूसरी तरफ नन्ही की हल्दी भी कुछ कम नहीं थी। रियाज की हल्दी हो जाने के बाद वही हल्दी नन्ही को लगती है तो संध्या, ईशानी और अभ्यांश उसके साथ खूब हल्दी खेलते हैं। संध्या ने कुछ महीने पहले ही एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था जो गायत्री जी की गोद में थी। इन सब में सिद्धार्थ जी और रिद्धिमा जी फॉर्मेलिटी के लिए नंदी को हल्दी लगाकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे नंदी को काफ़ी बुरा लगता है। परेशान संध्या और अभ्यांश उसका ध्यान भटका देते हैं। अगले दिन मेहंदी का फंक्शन था तो सब लोग जल्दी ही सो गए। अगले दिन सुबह से सब हॉल में एकत्रित अपने हाथों में मेहंदी लगवा रहे थे। रूहान का भी अपने हाथ में थोड़ी सी मेहंदी लगवा रही थी, क्योंकि ऐसे वक्त ज़्यादा मेहंदी लगवाना उसके बस में नहीं था। वहीं एकांश उसके पास बैठा उसे मेहंदी लगते देख रहा था। ये देखकर नित्या रियान से कहती है, कितने प्यारे है ना एकांश भाई, मैं चाहती हूँ मुझे भी भाई जैसा पति मिले, जो जैसे भाई भाभी का ख्याल रखते हैं और उनसे प्यार करते हैं, वैसे ही मुझे भी प्यार करे और मेरा ख्याल रखे। रियांश उससे चिढ़ते हुए कहता है, उसके लिए तुम्हें भाभी जैसा बनना पड़ेगा। कहाँ वो सीधी सादी और कहाँ तुम झगड़ालू। मुझे तो अभी से तुम्हारे पति पर दया आ रही है। बेचारे को खाना ही नहीं मिलेगा, क्योंकि खाना देखते ही तुम उस पर ऐसे टूटती हो जैसे वो सिर्फ तुम्हारे लिए बना हो। उसकी बात सुनकर नित्या चिढ़कर एकांश के पास जाकर कहती है, भाई देखिए रियाज भाई मुझसे क्या कह रहे हैं। इतना कहकर वो एकांश को सब बताती है। एकांश रियाज को डांटते हुए मुस्कुराकर नित्या से कहता है, डोंट वरी, मैं अपनी छोटी के लिए सबसे बेस्ट लड़का ढूंढूंगा, जो तुम्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करेगा और मुझसे भी ज़्यादा अच्छा होगा। नित्या उसकी बात पर खुशी से कहती है, सच्ची ना भाई। एकाश उसका सिर सहलाकर कहता है, सच्ची बच्चे। अच्छा ये बताओ, तुमने कुछ खाया? नित्या नामे सिर हिलाकर मासूमियत से अपने हाथ आगे करके कहती है, मेहंदी की वजह से कुछ नहीं खा पाई। एकाश उठते हुए कहता है, अरे तो पहले बताना था ना। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें खिलाता हूँ। नित्या खुशी से हाँ में सिर हिला देती है। एकांश वहां से चला जाता है। ये सारी चीजें पूजा जी और रणविजय जी देख रहे थे। रणविजय जी एकांश के जानने के बाद पूजा जी से कहते हैं, देख लिया तुमने, और तुम्हें लगा था ये एकांश न्यू को उसका हक नहीं देगा। जो अपनी बहन को इतना प्यार करता है, क्या वो कभी उसके साथ कुछ गलत कर सकता है? इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। वहीं पूजा जी उनकी बातें सुनकर शर्मिंदगी से सिर झुका लेती हैं। एकांश नित्या के लिए एक प्लेट में खाना लेकर उसे अपने हाथ से खिलाने लगता है, जिससे उसके पास मेहंदी लगवाती बैठी रूहानिका उसे देखकर मुस्कुरा देती है। नित्या रूहानिका से कहती है, भाभी अब तो बेबीज कभी भी आ सकते हैं ना? रूहानिका मुस्कुराकर कहती है, हाँ कभी भी आ सकते हैं। नित्या उत्साहित होकर कहती है, वाओ, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा। आई एम सो एक्साइटेड। वो इतने क्यूट होंगे ना, एकदम छोटू से। एकांश और रूहानिका उसकी एक्साइटमेंट देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर नित्या उनसे बेबी के बारे में और बातें करने लगती है। नित्या को खाना खिलाने के बाद एकांश रोनिका के लिए जूस लाकर उसे पिलाता है। तभी शिवांश उनके पास बैठते हुए बेबी से बातें करने लगता है। तभी अचानक कुछ लड़कियां जो कि नन्ही की साइड की थीं, वो आकर एकांश के पास बैठते हुए कहती हैं, हेलो। एकांश को उनके हेलो बोलने पर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो तो उन्हें जानता भी नहीं था। पर फिर उन्हें बुरा न लगे, इसलिए हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, हाय। उनमें से एक लड़की उत्साहित होकर कहती है, मैंने आपके बारे में काफ़ी कुछ सुना है, आप मेरे रोल मॉडल हैं सर। एकांश मुस्कुराकर कहता है, थैंक यू, वैसे ऐसा कुछ खास नहीं है मुझ में। वो लड़की मुस्कुराकर कहती है, आप बहुत खास हैं सर, बस आपको ही नहीं पता। उस लड़की के बोलने के तरीके से पता चल गया था कि वो फ्लर्ट कर रही है। इसलिए एकांश उठते हुए कहता है, मुझे एक काम है, मैं आया। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं रुहानिका ये सब कुछ देख रही थी। उसे ही अंदर उन लड़कियों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था, जिसे शांत करने के लिए वो शिवांश और नित्या से आराम करने का कहकर
उठकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर रोहानिका खुद को आईने में देखती है। प्रेगनेंसी की वजह से उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर दिख रहा था, पर साथ ही उसका वजन भी काफ़ी बढ़ गया था, जिसे देखकर रोहानिका खुद से कहती है, मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, इसलिए तो मैं अब विकास जी को पसंद भी नहीं आती होंगी। इतना कहकर वो मायूस हो जाती है। तभी विकास कमरे में आते हुए कहता है, रूह, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अचानक आप यहाँ आ गई, सब ठीक तो है ना? रोहानिका अपनी नमी छिपाते हुए कहती है, हाँ सब ठीक है। एकांश उसकी रुआंसी आवाज़ सुनकर झट से उसके पास जाकर कहता है, रूह, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या? बताइए, किसने कहा आपको कुछ? रोहानिका उसके सीने से लगकर सुबकते हुए कहती है, मैं बहुत मोटी हो गई हूँ ना, और अब आपको पसंद भी नहीं आती होंगी। मैं इतनी बेकार दिख रही हूँ। एकांश प्यार से कहता है, नहीं रूह, आप तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। फिर उसे खुद से अलग करके मिरर की तरफ करके पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए, ये देखिए, आपका चेहरा पहले से भी ज़्यादा खिल गया है। इसकी चमक पहले से भी ज़्यादा हो गई है। प्रेगनेंसी के ग्लो ने आपकी खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए हैं। आप इतनी खूबसूरत और क्यूट हो गई हैं ना रूह, कि मैं चाहता हूँ आप हमेशा ऐसी ही गोलू मोलू रहें, क्योंकि मुझे ना ये वाली रूह बहुत ज़्यादा पसंद है। रूहानिका उसकी बातें सुनकर उसे देखकर कहती है, सच्ची ना? एकांश उसका माथा चूमकर कहता है, हाँ बाबा सच्ची। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप घर में सबसे पूछ लीजिए। रोहानिका अपने आंसू पोंछकर कहती है, मुझे आप पर विश्वास है। एकांश उसकी बात पर मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछकर कहता है, और मुझे अपनी रूह का रोता चेहरा नहीं पसंद। वो तो मुझे हमेशा हंसते मुस्कुराते ही अच्छी लगती है। रोहानिका उसकी बात सुनकर मुस्कुराती है तो एकांश भी मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इसी तरह आज का दिन भी बीत जाता है। दूसरी तरफ नन्ही की मेहंदी भी काफ़ी अच्छे से बीत जाती है। रात को रोज़ की तरह रियाज और नन्ही फ़ोन पर एक दूसरे से बात करते हैं और अपने आने वाले कल के सपने सजाने लगते हैं। अगले दिन संगीत था। शाम को सब रेडी होकर गार्डन में आते हैं, जहाँ संगीत की सारी व्यवस्था की गई थी। सबसे पहले राजवीर जी की और स्वर्णा जी की परफॉर्मेंस होती है, जो एक रोमांटिक सॉन्ग पर थी। उनके बाद बस पूजा जी और रणविजय जी की परफॉर्मेंस होती है, जो हिप हॉप सॉन्ग पर थी। उनके बाद शिवांश और नित्या की परफॉर्मेंस होती है। फिर नन्ही और रियांश की। नन्ही और रियांश एक रोमांटिक गाने पर रोमांटिक डांस करते हैं। फिर लास्ट में रियांश नन्ही का माथा चूम लेता है, जिसे देखकर शिवांश, नित्या, संध्या, ईशानी और रुहानिका वोटिंग करने लगते हैं, जिससे नन्ही शर्माकर अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है। वहीं सिद्धार्थ जी और रिद्धिमा जी इन सब में कुछ खास खुश नहीं थे, पर लोगों को दिखाने के लिए झूठी मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाकर बैठे थे। तभी अचानक एकांश उठकर स्टेज पर आता है और माइक लेकर कहता है, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अब चूंकि हम तो डांस नहीं कर सकते, इसलिए हमारी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज रियाज और नन्ही के लिए। इतना कहकर एकांश नीचे उतर जाता है और इसके साथ ही सामने प्रोजेक्टर पर रियाज और नंदी की कैंडिड फोटोज और कुछ अच्छे मूवमेंट थे, और उनके साथ एक प्यारा सा गाना बज रहा था। वीडियो खत्म होने के बाद रियाज जाकर एकांश और रुहानिका को गले लगाता है तो दोनों मुस्कुरा देते हैं। वहीं नन्ही भी रुहानिका को गले लगाकर उन दोनों को थैंक यू कहती है। इसके साथ ही संगीत भी खत्म हो जाता है। रात को रुहानिका चेंज करके बालकनी में झूले पर बैठी एकटक चांद को देख रही थी। तभी एकांश चेंज करके आकर रुहानिका के बगल में बैठते हुए पूछता है, क्या सोच रही हैं? रुहानिका उसे देखकर कहती है, यही कि आज अगर पापा होते तो कितने खुश होते ना। मुझे खुश और इतना कामयाब देखकर सिर्फ आपकी वजह से मैं अपना एनजीओ खोल पाई। आज वो इंडिया का सबसे बेस्ट एनजीओ बन चुका है। न जाने कितनी लड़कियां, औरतें और वृद्ध महिलाओं के लिए मैं इतना सब कर पाई, तो सिर्फ आपकी वजह से। आई एम सो लकी टू हैव यू एकांश जी। आज मेरे पास सब कुछ है, और ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। इतना कहकर वो एकांश के गले लगकर कहती है, आई लव यू सो मच एकांश जी। एकांश उसके बाल सहलाकर मुस्कुराकर कहता है, आई आल्सो लव यू ए लॉट ट्रू, और हमेशा आपसे इतना ही प्यार करूँगा, या फिर शायद इससे भी ज़्यादा। उसकी बात सुनकर रुहानिका नम आँखों से उसे देखकर मुस्कुरा देती है। तभी उसे अपने पेट पर किक महसूस होती है, जिसे एकांश भी महसूस करके कहता है, आई लव यू टू माई क्यूटीज। रुहानिका मुस्कुराकर एकांश के कंधे पर से टिकाकर
खुले आसमान को देखने लगती है। वहीं एकांश खामोशी से उसके बाल सहलाने लगता है। कुछ ही देर में एकांश को रूहानिका की सांसें काफ़ी गहरी महसूस होती हैं, तो एकांश रूहानिका को गोद में उठाकर बेड पर ले जाकर सुला देता है और खुद उसका माथा चूमकर उसे अपनी बाहों में लेकर आंखें मूंद लेता है। अगले दिन आज रियाज और नन्ही की शादी थी। शाम को सब होटल पहुंच चुके थे। रियाज बेसब्री से स्टेज पर बैठा नन्ही के आने का इंतजार कर रहा था। फाइनली उसका इंतजार खत्म होता है और उसके सामने से नन्ही दुल्हन के लिबास में सजी आ रही थी। उसके अगल बगल ईशानी और संध्या चल रहे थे। रेहान सब भूलकर एकटक नन्ही को देखे जा रहा था। तभी नन्ही स्टेज के सामने आती है तो रेहान उतरकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ाता है, जिसे थामकर नन्ही नजर झुकाए स्टेज पर चढ़ती है। तो रियांश उसका लहंगा संभालते हुए उसे ऊपर चढ़ाता है। ऊपर चढ़कर रियांश और नन्ही को वरमाला दी जाती है। तो पहले नन्ही रियांश को वरमाला पहनाती है, जिससे तालियों की आवाज़ हॉल में गूंज उठती है। फिर रियांश नन्ही को वरमाला पहनाता है, जिससे एक बार फिर तालियों की आवाज़ हॉल में गूंज उठती है और इसके साथ साथ नन्ही और रियांश पर फूलों की बारिश होने लगती है। नन्ही और रियांश को सोफे पर बैठाया जाता है तो रियांश थोड़ा झुककर नन्ही के कान में फुसफुसाकर कहता है, यू आर लुकिंग गॉर्जियस माई लव। नन्ही शर्माकर मुस्कुरा देती है। तभी सब आकर उन दोनों के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। फोटोज खिंचवाने के बाद नन्ही को वापस कमरे में ले जाया जाता है चेंज करने के लिए। कुछ देर बाद रियांश को मंडप में ले जाकर शादी की विधियां शुरू होती हैं। फिर पंडित जी नन्ही को बुलाने को कहते हैं। नन्ही को लाकर रियाज की बगल में बैठाया जाता है। अब नन्ही ने लहंगा चेंज करके साड़ी पहन ली थी, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रियाज और नन्ही की शादी की विधियां चल रही थी। वहीं रूहानिका और एकांश से एक जगह एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे उनकी शादी देख रहे थे। तभी रूहानिका ने सामने देखते हुए कहा, याद है एकांश जी हमारी शादी? एकांश मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करके कहता है, हाँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ। रूहानिका मुस्कुराकर उसके कंधे पर सिर रखकर कहती है, वो दिन मेरे लिए भी बहुत खूबसूरत था। तभी पंडित जी कन्यादान की रस्म के लिए नन्ही के माता पिता को बुलाते हैं तो सिद्धार्थ जी और रिद्धिमा जी आकर नन्ही के कन्यादान की रस्म करने लगते हैं, पर एक नज़र भी उसे नहीं देखते, जिससे नन्ही की आंखों में नमी आ जाती है, जिसे देखकर रियाज उसके हाथ पर हल्के से सहलाकर उसे आंखों से शांत रहने को कहता है। तो नन्ही अपने जज्बात काबू कर लेती है। पंडित जी कन्यादान की रस्म के बाद कुछ और रस्में करके रियाज और नन्ही का गठबंधन करवाकर फेरे के लिए कहते हैं। तो एकांश और रूहानिका उनके गठबंधन करते हैं। फिर रियाज और नन्ही खड़े होकर फेरे लेने लगते हैं। फेरे समाप्त होने के बाद रियाज और नन्ही वापस अपनी जगह पर बैठते हैं तो पंडित जी रियाज को नन्ही की मांग भरने को कहते हैं। नित्या कुमकुम की थाल आगे करती है तो रियाज सिक्के से कुमकुम लेकर नन्ही की मांग को भरता है। फिर उसे मंगलसूत्र पहनाता है। पंडित जी कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ। अब आप अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। रियाज और नन्ही उठकर सबसे पहले पंडित जी का आशीर्वाद लेते हैं। फिर सावित्री जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे करके रियाज और नन्ही एक एक करके सबका आशीर्वाद लेने लगते हैं। फिर सिद्धार्थ जी और रिद्धिमा जी के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं, जिसमें दोनों ही सिद्धार्थ जी और रिद्धिमा जी कुछ खास प्रयत्न नहीं करते, बस फॉर्मेलिटीज़ के लिए उन्हें आशीर्वाद दे देते हैं। तो रियांश और नन्ही एकांश और रूहानिका के पास जाते हैं तो एकांश और रूहानिका उन दोनों को अपने गले से लगा लेते हैं। रियांश और नन्ही संध्या और अभियांश के भी गले मिलते हैं। उसके बाद शिवांश, नित्या और ईशानी के भी गले मिलते हैं। चूंकि रात के 12 बज चुके थे, इसलिए सबने विदाई कल करने का फैसला किया और नन्ही को लेकर संध्या दुल्हन के कमरे में चली गई। वही रियाज शिवांश के साथ दूल्हे के कमरे में चला गया था और रूहानिका एकांश के साथ अपने कमरे में। बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले गए थे आराम करने, क्योंकि सारे गेस्ट पहले ही जा चुके थे। अगले दिन आज नन्ही की विदाई थी। नन्ही चावल लेकर रिद्धिमा जी के आंचल में फेंकते हुए आगे बढ़ रही थी। फिर रिद्धिमा जी और सिद्धार्थ जी से लिपट कर रोने लगती है। आखिर कैसे भी थे, उसके माता पिता थे। इतने साल उसने उनके साथ गुजारे थे, तो उसके लिए मुश्किल था उन्हें भूलना। वहीं सिद्धार्थ जी और रिद्धिमा जी सबको दिखाने के लिए नकली आंसू बहाने लगते हैं। रस्म करने के बाद नन्ही जैसे ही कार में बैठती है, अचानक ही रूहानिका चीखते हुए कहती है, हाँ एकांश जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
उसकी चीख सुनकर सब उसके पास जाते हैं तो एकांश परेशानी से कहता है, लगता है डिलीवरी का टाइम हो गया है। फिर रेयान से, तुम कार निकालो, मैं रूह की मेडिकल फाइल लेकर आता हूँ, तब तक तुम इन्हें कार में बैठाओ। रियांस उसकी बात सुनकर जल्दी से रूहान का वो कार में बैठाने में मदद करने लगता है। वहीं एकांश भागकर बैग से रूहानका की मेडिकल फाइल निकालता है और जाकर कार में रूहानका के साथ बैठ जाता है। रूहानिका दर्द से कराते हुए कहती है, आप आगे बैठ जाइए कार चलाने के लिए। एकांश उसका हाथ थाम कर कहता है, नहीं, मैं आपको ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। कार रियांस चला लेगा। रियांस ड्राइविंग सीट पर संभालते हुए कहता है, इट्स ओके भाभी, कार मैं चला लूँगा। नन्ही भी पैसेंजर सीट पर बैठते हुए कहती है, मैं भी चलूँगी। रियांस सिर हिलाकर बाकी सबसे कहता है, आप सब चेंज करके दूसरी कार में आइए। सावित्री जी सिर हिलाकर कहती हैं, ठीक है, पर आप ध्यान से कार चलाना। रियांस हामी भरकर कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। रास्ते में रेड लाइट पर रियांस कार रोक देता है। यह देखकर रूहानका गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तुमने कार क्यों रोकी? फिर एकांत से, मैं कह रही थी ना कार आप चलाओ, पर नहीं, आपको तो मेरे पास बैठना था। अब देखिए, पहले ये इतने धीरे से कार चला रहा था और अब इसने रोक भी दी। मुझे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा। एकांत उसे समझाते हुए कहता है, रूह, पर कुछ सेकंड रुक जाइए, देखिए ग्रीन लाइट बस होने ही वाली है। रूहानका गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, आप किसी काम के नहीं हो। अगर आपकी डिलीवरी होती ना, तब पता चलता कितना पेन होता है। एकांश उसकी बात सुनकर झेप जाता है। वहीं रियांस और नन्ही अपनी हंसी कंट्रोल करने लगते हैं। एकांश रूहानिका को शांत करवाते हुए कहता है, चुप रहो रूह, एक गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़िए, इससे आपको अच्छा लगेगा। चलिए मेरे साथ करिए, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट करिए। रूहानिका उसे घूरते हुए कहती है, यहाँ मैं दर्द से तड़प रही हूँ और आपको सांस लेने की पड़ी है, इसलिए कह रही थी कि आप चलाइए कार, क्योंकि आप यहाँ बैठकर मेरा दिमाग खा रहे हैं। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, ये आपका ब्रेथ इन ब्रेथ आउट नहीं करना है। एकांश उसकी बात सुनकर मन ही मन खुद से कहता है, ये रूह को क्या हो रहा है? लगता है इनके हॉर्मोन्स पीक पर है, इसलिए ऐसे चिल्ला रही हैं, वरना ये तो कभी ऐसे नहीं चिल्लाती। एकांश को सोचता देखकर रूहानिका रियांश से चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो कार आगे बढ़ाओ रियांश। उसकी बात सुनकर रियांश सहम कर जल्दी से कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा देता है। वहीं एकांश भी सहम कर खामोशी से बैठ जाता है। कुछ ही देर में रियांश हॉस्पिटल के सामने कार रोकता है तो एकांश जल्दी से कार से उतरकर रूहानिका को उतारने की कोशिश करता है, पर रूहानिका अपनी सीट पर बैठते हुए कहती है, मैं नहीं चल पाऊंगी, आप कुछ कीजिए। रियांश कहता है, भाई आप भाभी को गोद में उठाकर ले जाइए ना। रियांश की बात सुनकर एकांश उससे घूरने लगता है तो रूहानिका कहती है, हाँ ये सही है, आप मुझे उठाकर ले जाइए। एकांश हिचकिचाते हुए कहता है, पर रूह, आपने इतनी हैवी साड़ी पहनी है, ऊपर से आपकी प्रेगनेंसी भी है, तो मैं कैसे आपको उठा पाऊंगा? रूहानिका उसे गुस्से में घूरते हुए कहती है, तो ये बॉडी क्या सिर्फ दिखाने के लिए बनाई थी? आप किसी काम के नहीं। इससे अच्छा मैं अकेली हॉस्पिटल आ जाती। आपके आने का क्या फ़ायदा हुआ? ना तो आप कार चला रहे थे, ना आप मुझे उठा पा रहे हो। आप आए ही क्यों यहाँ? फिर नन्ही से, नन्ही तुम व्हील चेयर लेकर आओ। नन्ही सिर हिलाकर जल्दी से व्हील चेयर लेकर आती है और रूहानिका को किसी तरह उस पर बैठाकर हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। वहीं रियाज से एकांश को देखकर उसका कंधा थपथपाते हुए कहता है, इट्स ओके भाई, होता है, होता है। एकांश उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारा भी टाइम आएगा रियांश, तब मैं भी कुछ ऐसा ही कहूँगा। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। वहीं रियांश अपने आने वाले समय के बारे में सोच कर ही कांप उठता है। फिर खुद को संभाल कर एकांश के पीछे चला जाता है। कुछ देर में पूरी राठौर फैमिली वहां आ चुकी थी। सब बेसब्री से ओटी के बाहर टहलते हुए बेबीज का इंतजार कर रहे थे। वहीं एकांश की हालत खराब हुई जा रही थी रूहानिका की चीखें सुनकर। तभी नर्स बाहर आकर कहती है, आप में से पेशेंट के हस्बैंड कौन है? एकांश जल्दी से आगे आकर कहता है, मैं। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नर्स कहती है, जी सब ठीक तो है, पर पेशेंट आपको अंदर बुला रही हैं, तो आप गाउन पहनकर खुद को कवर करके अंदर आ जाइए। एकांश उसकी बात सुनकर उसके साथ जाकर गाउन और मास्क लेता है, फिर चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके ओटी में चला जाता है। रूहानिका एकांश को देखते ही थके अंदाज में कहती है,
मुझसे नहीं होगा एकांश जी। एकांश उसके पास जाकर उसे सांत्वना देते हुए कहता है, यू कैन डू इट रू। याद है हमने कितने सपने देखे थे हमारी फैमिली को लेकर। हाँ, आप ये कर सकती हैं। रू करिए, उन सपनों के बारे में सोचिए, आने वाली खुशियों के बारे में सोचिए। रूहानिका उसकी बात सुनकर हिम्मत करके पुश करती है। तभी डॉक्टर कहती है, गुड, हमें बेबी का हेड दिख गया है। आप बस थोड़ा और पुश करिए। रूहानिका एकांश का हाथ थामकर इस बार जोर लगाकर चीखते हुए पुश करती है। तभी ओटी में बच्चे के रोने की आवाज़ गूंज उठती है, जिसे सुनकर रूहानिका और एकांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। डॉक्टर टाइम लिखकर बच्चे की नली काटकर नर्स को देते हुए एकांश और रूहानिका से कहती है, कांग्रेट्स, इट्स ए बेबी गर्ल। उसकी बात सुनकर एकांश की आंखों में नमी आ जाती है और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट। तभी डॉक्टर रूहानिका से कहती है, नाउ नेक्स्ट बेबी की बारी है। रूहानिका एक गहरी सांस छोड़कर एकांश को देखती है तो एकांश मुस्कुराकर कहता है, आप ये कर लेंगी, आई नो। रूहानिका हिम्मत करके पुश करती है। 3 बार पुश करने के बाद एक बार फिर से ओटी में बच्चे की रोने की आवाज़ गूंज उठती है, जिसे सुनकर रूहानिका के थके हुए चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। एकांश झुककर रूहानिका का माथा चूमकर कहता है, थैंक यू रू, आई लव यू सो मच रूहानिका। रूहानिका धीरे से कहती है, आई आल्सो लव यू। डॉक्टर दूसरे बच्चे का भी टाइम लिखकर उसकी नली काट कर कहते हैं, कांग्रेट्स, ये भी बेबी गर्ल है। उनकी बात सुनकर दोनों मुस्कुरा देते हैं तो डॉक्टर एकांश को बाहर जाने को कहती है। रूहानिका को स्टिचेस लगाने की वजह से एकांश बाहर आ जाता है और अपना गाउन और मास्क उतारकर जल्दी से ओटी के बाहर खड़ा बेसब्री से अपनी प्रिंसेस को देखने की राह देखने लगता है। कुछ देर बाद 2 नर्स अपनी गोद में बच्चों को लेकर आती हैं तो एकांश कांपते हुए पहली नर्स की गोद से अपनी बेटी को लेकर उसका चेहरा देखता है तो एकांश की आंखों में नमी आ जाती है। एकांश झुककर अपनी बेटी का माथा चूम लेता है तो नर्स कहती है, ये आपकी बड़ी बेटी है, पूरे 2 मिनट बड़ी है। एकांश मुस्कुराकर अपनी बेटी का चेहरा देखने लगता है, जो उसे ही अपनी काली आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। तभी रियांश आकर दूसरी नर्स से कहता है, आप इसे मुझे दे दीजिए। एकांश उसे टोकते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुमने इन्हें गिरा दिया तो। नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। फिर सोना जी से बड़ी बेटी को गोद में देते हुए कहता है, माँ, आप इसे संभालिए, मैं उसे अपनी गोद में ले लेता हूँ। सोना जी मुस्कुराकर उससे बड़ी वाली अपनी गोद में ले लेती हैं तो बाकी उन्हें घेर कर खड़े हो जाते हैं। वहीं रियाज मुंह बनाकर एकांश को देखता है, जो उसे छोटी वाली को गोद में नहीं लेने दे रहा था। एकांश छोटी वाली भी अपनी गोद में लेता है और उसका माथा चूमकर कहता है, वेलकम प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर छोटी वाली बच्ची सोते में ही उसकी उंगलियां कसकर पकड़ लेती है, जिसे देखकर एकांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी डॉक्टर बाहर आती है तो एकांश उनके पास जाकर पूछता है, रू, मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर कहती है, वो अब बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ी एक्साइटेड थी इसलिए बेहोश है। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा, तब तक हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, आप वहाँ उनसे मिल सकते हैं। एकांश से रिला देता है तो डॉक्टर एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी नर्स कहती है, लाइए, अब आप बच्चों को हमें दे दीजिए, हमें उन्हें साफ करके कपड़े पहनाने हैं। एकांश और सोना जी बच्चों को नर्स को दे देते हैं। कुछ देर बाद रूहानिका को होश आता है तो एकांश उसके पास रखे स्टूल पर पास बैठते हुए कहता है, अब आपको कैसा फील हो रहा है? रूहानिका थकान भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, अब मैं ठीक हूँ। एकांश उसका हाथ चूमकर कहता है, पता है हमारी बेटियां ना बिल्कुल आप पर गई हैं। दोनों ट्विंस हैं, इसलिए दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं, बस उनकी आंखें मेरी तरह हैं। रूहानिका उत्साहित होकर कहती है, पर वो हैं कहाँ? मुझे उन्हें देखना है। एकांत से हिलाकर उठकर उसी बाड़ में रखे पालने से पहले बड़ी बेटी को लाकर रूहानिका को गोद में देता है। फिर छोटी वाली को गोद में उठाकर रूहानिका के पास बैठ जाता है। रूहानिका बड़ी वाली के माथे को चूमकर कहती है, वाकई यह बहुत खूबसूरत है। उसके ऐसा करने पर बच्ची नींद में कुनमुनाने लगती है तो रूहानिका उसका सिर सहलाने लगती है, जिससे बच्ची शांत होकर फिर से सो जाती है। रूहानिका एकांश को बड़ी वाली देकर छोटी वाली बच्ची को अपने सीने से लगाकर उसका माथा चूमती है तो छोटी वाली अपनी आंखें खोलकर उसे टुकुर टुकुर देखने लगती है। रूहानिका खुश होकर कहती है, देखिए एकांश जी, कैसे देख रही थी ये मुझे।
कितनी प्यारी है ना, ये एकदम क्यूट सी। एकांश छोटी वाली को प्यार से देखते हुए कहता है, बिल्कुल बहुत प्यारी है। तभी अचानक छोटी वाली रोने लगती है तो रुहानिका परेशानी से कहती है, ये रो क्यों रही है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। एकांश कुछ कहता उससे पहले ही सोना जी अंदर आते हुए कहती हैं, क्योंकि उसे भूख लगी है। फिर एकांश से, तुम बाहर जाओ अंश, मैं रुहानिका की हेल्प करती हूँ फीड करवाने में। एकांत से रिलाकर अपनी बड़ी बेटी को पालने में लिटाकर उसका माथा चूमते हुए वहां से चला जाता है। फीड करवाने के बाद सब एक एक करके रुहानिका से मिलते हैं। फिर राठौर मेंशन चले जाते हैं क्योंकि नंदनी का घर प्रवेश था। वही एकांश रुहानिका के साथ ही हॉस्पिटल में रुका था। रात में एकांश रुहानिका को खाना खिलाकर उसे मेडिसिन देकर सुलाता ही है कि तभी छोटी वाली रोने लगती है। तो एकांश उसे गोद में उठाए खिड़की के पास ले जाकर उससे बातें करते हुए कहता है, बच्चे नहीं रोते, क्या हो गया मेरी प्रिंसेस को? प्लीज शांत हो जाओ प्रिंसेस, मम्मा अभी अभी सोई है ना। छोटी वाली बच्ची उसे खुद से बातें करते देखकर ही चुप हो जाती है और एकटक टुकुर टुकुर उसे ही देखने लगती है। तो एकांश उससे बातें करते हुए इधर उधर रूम में टहलने लगता है। कुछ देर बाद बच्ची बोर होकर जमाई लेते हुए सो जाती है। तो एकांश उसका माथा चूमकर उसे वापस पालने में लिटाकर खुद सोफे पर बैठकर आंखें मूंद लेता है। अगले दिन रुहानिका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है तो राठौर मेंशन में सब खुशी से उनकी आरती उतारकर उनका स्वागत करते हैं। रुहानिका सबसे बात करने के बाद कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी एकांश रूम में आकर देखता है तो रुहानिका और बड़ी वाली बेटी को सोते देखकर मुस्कुरा देता है और हमेशा की तरह उसकी छोटी बेटी सीलिंग को देखते हुए हाथ पैर चला रही थी। यह देखकर एकांश खुद से कहता है, लगता है मेरी छोटी प्रिंसेस कुछ ज़्यादा ही शरारती है। इतना कहकर वो आगे बढ़कर छोटी बेटी को गोद में उठाकर बालकनी में ले जाकर झूले पर बैठते हुए उससे बातें करने लगता है, जिसे उसकी छोटी बेटी काफी ध्यान से सुन रही थी, जैसे सब समझ रही हो। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रोज रात को छोटी वाली उठती है और एकांश उसे चुप करवाने के लिए बालकनी में ले जाता है। वहां जाते ही छोटी वाली चुप हो जाती थी। शायद रुहानिका की तरह उसकी भी फेवरेट जगह वो झूला ही था। वहीं बड़ी वाली काफी शांत थी। जहाँ छोटी वाली सबको काफी परेशान करती, जल्दी किसी की गोद में नहीं जाती सिवाय एकांश के, तो वहीं बड़ी वाली सबकी गोद में चली जाती थी और किसी के प्यार करने पर हंसती और मुस्कुराती थी। रुहानिका को तो सबसे ज्यादा अपनी बड़ी बेटी पसंद थी, क्योंकि छोटी बेटी को तो सिर्फ भूख लगने पर मम्मा की याद आती थी, वरना वो पूरा समय अपने पापा के पास ही रहती थी। खैर देखते ही देखते नामकरण का दिन भी आ जाता है। आज बच्चों का नामकरण था। सुबह से सब तैयारियों में लगे थे। 10 बजे पूजा थी। रुहानिका अपने कमरे में बड़ी वाली बेटी को तैयार करते हुए उससे बातें कर रही थी, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस रही थी। वहीं एकांश छोटी वाली को रेडी करते हुए उससे बातें कर रहा था, जिस पर वो खिलखिलाकर हंस रही थी। कुछ देर बाद बच्ची को रेडी करके उन्हें पालने में लिटाकर रुहानिका खुद रेडी होने लगती है। एकांश उसे ड्रेसिंग चेयर पर बैठाकर कहता है, आज अपनी प्रिंसेस की मम्मा को उनके पापा रेडी करेंगे। रुहानिका शरारत से कहती है, आज प्रिंसेस के पापा को टाइम मिल गया उनकी मम्मा के लिए? एकांश कहता है, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तो आपके लिए हमेशा ही टाइम रहता है। रुहानिका अपनी एक आईब्रो उठाकर कहती है, सच में? एकांश झुककर रुहानिका के माथे को चूमकर कहता है, हाँ सच में। अब चलिए मुझे आपको रेडी करने दीजिए। इतना कहकर वो रुहानिका को गहने पहनाने लगता है, जिससे रुहानिका प्यार से एकटक उसे देखने लगती है। कुछ देर बाद रुहानिका को रेडी करके एकांश उसे मिरर में देखने को कहता है, तो रुहानिका उसे देखकर प्यार से कहती है, मुझे ज़रूरत नहीं है खुद को देखने की, क्योंकि मुझे पता है आपने मुझे तैयार किया है तो कुछ बुरा हो नहीं सकता और मैं हमेशा से ज़्यादा खूबसूरत लग रही होंगी, क्योंकि आपके प्यार का रंग जो मेरे चेहरे पर खिल रहा होगा। एकांश उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है। फिर दोनों उठकर बच्चों को अपनी गोद में लेते हुए छोटी वाली को एकांश अपनी गोद में लेता है तो बड़ी वाली को रुहानिका, दोनों मुस्कुराते हुए नीचे आते हैं। नीचे सब उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही सब मुस्कुरा देते हैं। एकांश और रुहानिका आकर हवन के सामने बैठते हैं। इसके साथ ही पूजा शुरू होती है। कुछ विधियां करने के बाद पंडित जी कहते हैं, बड़ी वाली बच्ची का नाम माँ अक्षर से आया है और छोटी वाली का नाम आ अक्षर से आया है।
अब बच्चियों का नाम आप लोग उनके कान में बोलिए। एकांश नित्या को देखकर कहता है, छोटी तुम बताओ, क्या नाम सोचा है तुमने? नित्या सरप्राइज होकर कहती है, मैं बताऊं? एकांश हाँ में सिर हिलाकर कहता है, हाँ तुम बुआ हो ना, तो तुम ही बताओगी। नित्या खुशी से आगे आकर सबसे पहले बड़ी वाली बच्ची के कान में उसका नाम कहती है, फिर छोटी वाली बच्ची के कान में उसका नाम कहती है। दोनों बच्ची अपना नाम सुनकर मुस्कुरा देती हैं, जिसे देखकर एकांश कहता है, लगता है इन्हें इनका नाम बहुत पसंद आया। शिवांश उत्साहित होकर कहता है, अब हमें भी तो बताओ इनके नाम। नित्या मुस्कुराकर कहती है, बड़ी वाली का नाम है माहिरा और छोटी वाली का अद्विका। सब लोग नाम सुनकर मुस्कुरा देते हैं तो रियाज मुंह बनाकर कहता है, मुझे रखना था नाम, पर कोई नहीं, आप लोग जो मर्जी उन्हें बुलाओ। मैं तो बड़ी वाली को खुशी और छोटी वाली को गोलू ही बुलाऊंगा। उसकी बात सुनकर एकांश उसे घूरते हुए कहता है, ये कैसा नाम है गोलू? ये नाम तुम अपने बच्चे का रखना, मेरी बच्ची का नाम वही ठीक है जो छोटी ने दिया है। रियाज उसकी बात सुनकर मुंह बना लेता है तो पंडित जी आगे की विधि करते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी वहां से चले जाते हैं तो रियाज सबसे कहता है, एक फैमिली फोटो तो बनती है। सब लोग जल्दी से अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। वहीं सावित्री जी माहिरा को अपनी गोद में ले लेती हैं और राजवीर जी अद्विका को। रूहानिका और एकांश एक दूसरे का हाथ थामकर सामने देखकर मुस्कुरा देते हैं। वहीं रियांश नन्ही को साइड से अपनी बाहों में भरकर मुस्कुराता है तो नन्ही उसके कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा देती है। इसके साथ सबकी फोटो क्लिक हो जाती है। फोटो क्लिक होने के बाद एकांश और रूहानिका कुछ फोटो सोलो खिंचवाते हैं बच्चों के साथ। कुछ साथ में बच्चों के खिंचवाते हैं तो कुछ बिना बच्चों के एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हैं। फोटो सेशन खत्म होने के बाद नन्ही माहिरा को लेकर एक ओर बैठ जाती है तो बाकी उसके पास बैठकर माहिरा से बातें करने लगते हैं। वहीं नित्या अद्विका को लेकर एक ओर बैठी थी तो रेयांश नित्या की टांग खींचते हुए अद्विका से बातें कर रहा था, जिसमें अद्विका को काफ़ी मज़ा आ रहा था क्योंकि वो रेयांश की बातों पर खिलखिला रही थी। सबको इतना खुश देखकर सावित्री जी की आंखों में नमी आ जाती है, जिन्हें पहुंचकर वो ईश्वर का धन्यवाद करते हुए कहती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, इस घर में फिर से रौनक लाने के लिए। इतना कहकर वो भी नन्ही के पास बैठकर मायरा को खिलाने लगती हैं। वहीं दूर खड़े रूहानिका और एकांश सबको खुश देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। रूहानिका एकांश से कहती है, आज आपको थैंक यू नहीं कहूँगी। एकांश उसे देखकर कहता है, और थैंक यू कहना क्यों था? रूहानिका उसे देखकर कहती है, बस ऐसे ही। पर हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि पापा ने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन लिया था जब उन्होंने आपको मेरे लिए चुना था। एकांश उसका हाथ चूम कर कहता है, और दादी ने सबसे बेस्ट डिसीजन लिया था मेरे लिए आपको चुनकर। रूहानिका मुस्कुराकर उसके सीने पर सिर रखकर कहती है, आई लव यू। एकांश उसके सिर को चूमकर कहता है, आई आल्सो लव यू सो मच रू। रूहानिका उसकी बात पर सुकून से मुस्कुराकर सामने देखने लगती है। दी एंड।